हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक डीएनए पैकेजिंग। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैसे डिस्कवरी हुई और डीएनए का ABCD और जेड डीएनए जो होते हैं उनके डिफरेंस क्या होते हैं, क्या इसका मेन फंक्शन है, इसका क्या कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम लोगों को देखना है डीएनए पैकेजिंग। देखिए, डीएनए पैकेजिंग का मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज को पैकेट फॉर्म में बंद करना, मतलब किसी चीज को कंपैक्ट करना या बंद करना पैकेट में। इसको हम लोग करना है आज डीएनए पैकेजिंग। देखिए, डीएनए पैकेजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए पैकेजिंग में हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज देखनी है कि इसका डीएनए को क्यों इसको पैकेज में क्यों इसको जो है कंजेस्टेड किया जाता है, क्यों इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा जाता है, इसका क्या जो है एडवांटेज है। देखिए, अगर हम लोग जैसे कि हम लोग को पता है कि डीएनए क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है, रिप्लिकेट भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है आरएनए का। तो अब हमें पता है कि डीएनए को बराबर रिप्लिकेशन होता रहता है, तो क्या जरूरत है डीएनए को पैक करने की। देखिए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि डीएनए को पैकेजिंग क्यों किया जाता है। पहली चीज की जो सरफेस, जो पूरा एरिया होता है, जो एरिया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक छोटा सा जो है, न्यूक्लियस एक छोटा पार्ट है जिसमें अगर देखा जाए तो डीएनए काफी बड़ा होता है। अगर पूरा अर्थ को जो है अराउंड मतलब उसको अगर कवर किया जाए तो वो 3 to 4 टाइम्स जो होता है ये पूरे एक डीएनए जो है पूरा अर्थ को कवर कर सकता है। ठीक, तो उतने बड़े मालिक्यूल को जो है एक छोटे से पार्ट में रखना जो है काफी ज्यादा चिंताजनक था। तो इसको जो है समझने के लिए डीएनए को पैक कर दिया गया। डीएनए को एक फॉर्म में जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा गया जिससे वो कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रह सके। तो पहला एडवांटेज ये रहा कि उसका जो सरफेस एरिया, मतलब जो पूरा एरिया कवर कर रहा है वो कम होगा कंपैक्ट करने से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि हमारी बॉडी में हमें पता है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि अगर डीएनए जो है ओपन फॉर्म में रहेगा, इस तरह से लीनियर फॉर्म में रहता है, तो हमें पता है कि डीएनए जो सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के जो है न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हम लोग इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो अगर डीएनए खुला रहेगा तो इंडो या एक्सोन्यूक्लियस इसको क्लीव कर देंगे तो डीएनए जो होता है फंक्शनल नहीं रह जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका क्या हुआ पैकेजिंग का, कि अगर डीएनए कॉम्पैक्ट रहता है तो उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, हमें पता है कि पूरा 100% डीएनए का ओनली 2% जो है डीएनए केवल ट्रांसक्राइब होता है। याद रखिएगा, ट्रांसक्राइब होता है। तो अभी जो डीएनए होता है पूरा 98% जो डीएनए होता है वो हमारा नॉन कोडिंग, मतलब वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसको ज्यादा जो है सिक्योर करने के लिए इसको और ज्यादा कंपैक्ट किया जाता है। ये मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि म्यूटेशन हो सके। ये इसके कंपैक्शन का या इसके पैकेजिंग का एक मेन एडवांटेज होता है। ठीक है, देखिए, जब हम पैकेजिंग के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज ये पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए हमारा क्या होता है। देखिए, डीएनए क्या होता है, पहली चीज डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। तो अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन पे पता है कि हमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक प्रकार का इनके अंदर अट्रैक्शन होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा रहता है। ठीक है, और उसी प्रकार जैसे इसमें क्या आयनिक, जब प्रोटीन जो डीएनए होता है, डीएनए को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने के लिए
इसका जो है अपोजिट चार्ज, मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज का जो है कोई भी प्रोटीन उसमें हमें रखना पड़ेगा। जो पॉजिटिव चार्ज के प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन बेसिकली जो है क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डीएनए है, डीएनए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टर्म से क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे, मतलब कि देखिए न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक, उस क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि डीएनए या डीएनए हम कहते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होंगे। और हिस्टोन प्रोटीन कौन से नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। तो न्यूक्लियो जो ये डीएनए होता है, डीएनए को हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब देखिए जब डीएनए प्रोटीन से कंबाइंड हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, बेसिक से बता रहा हूं। जो डीएनए है प्रोटीन से कंबाइंड हो जाए इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। जब सेल साइकिल जब पढ़ते हैं, जब सेल साइकिल हम लोग वहां पे पढ़ते हैं तो हमें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और 4 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मेटाफेज स्टेज आता है तो वहां पे पढ़ा हुआ क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। तो क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन होता है, वो कंडेंसेशन होने के जो क्रोमैटिन का, वहां पे क्रोमैटिन जो होता है कंडेंस होकर के, क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। अब देखिए क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, और क्रोमैटिन क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए क्या है, डीएनए इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसका ये जो है पूरा एक मतलब इसको अगर हम इस तरह से बताएं कि ये पूरा एक धागे की तरह जो है इसका इस पूरा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। जब इसका कॉम्पैक्शन होता है तब ये सब स्टेप आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज क्लियर, डीएनए क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। अब देखिए हमें इसमें जो चीज देखना है कि डीएनए के अंदर हमें क्या है, डीएनए को बाइंड करके रखने वाला जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन है। अब आ जाते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन पे। देखिए हिस्टोन प्रोटीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। देखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या, पहली इंपॉर्टेंट चीज कि बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। अब बेसिक प्रोटीन अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब हम अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, एसिडिक और बेसिक। बेसिक में क्या होता है, आर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है और हिस्टीडीन आते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक प्रोटीन है, इसका मतलब लाइसिन और आर्जिनिन का जो है कंपोजिशन या यहाँ पे जो है इसका जो है एग्जिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हर एक चीज को लॉजिकली देखते हुए चलना है। ठीक है, कोई चीज रटने वाली नहीं है, कोई चीज हम रट नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। अगर हम एग्जाम देने जाए तो उसमें एक दो चीजें हमें रट के नहीं देखना पड़ेगा ना। और बहुत सारी चीजें जो है हमें पढ़ के जानी पड़ती है एग्जाम में, तो हम बहुत सी चीजें रट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, बेसिक चीजें हम यहाँ पे सिक्वेंसली चल रही है हम लोग। देखिए बेसिक प्रोटीन में क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, देखिए अब पहली चीज की मैंने बताया बेसिक प्रोटीन होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है इसमें, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन देखिए 4 टाइप्स के होते हैं। H1 इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। पहले हिस्टोन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, इसको क्लासिफाई कर देते हैं। देखिए पहला है H1। H1 में क्या होता है, लाइसिन होता है। ठीक, दूसरा है H2A, लाइसिन और आर्जिनिन होता है। देखिए हर एक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, हर एक अमीनो एसिड्स में जो है अलग अलग टाइप्स के जो है प्रेजेंट होते हैं। देखिए फिर होता है H2B, इसमें क्या होता है, लाइसिन होता है। और H3, इसमें क्या होता है, आर्जिनिन, लाइसिन प्लस
आर्जिनिन होता है, H4 ये क्या होता है, आर्जिनिन होता है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग को जानना जरूरी था। हिस्टोन प्रोटीन देखिए कितने हैं, 5 टाइप्स के हैं। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको हम क्लासीफाई अलग अलग तरीके से करते हैं। देखिए H1, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, और H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कोर हिस्टोन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक, और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है मिल करके क्या बनाते हैं, एक कॉम्पैक्ट जो है न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। वैसे देखिए किसी किसी बुक में दिया जाता है कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम का पार्ट जो है लिंकर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, H1 नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक है, और जो न्यूक्लियोसोम जो बनता है बेसिकली कोर हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, जिसमें हम लोग H1, H2A, H2B, H3, H4 और ये देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए जो H1, यहाँ इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए जो H3, H2A और H2B होता है, H2A और H2B जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं, डाइमर होते हैं। और H3, H4 क्या होते हैं, टेट्रामर होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अब हिस्टोन प्रोटीन अगर हम इसकी अरेंजमेंट की अगर हम लोग इसके बात करें, तो हम लोग इसके अरेंजमेंट में देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। देखिए इसके ऊपर जो है डीएनए इस तरह से गया, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, देखिए हिस्टोन प्रोटीन H1 का काम क्या होता है, इसको समझिए। इसका काम होता है लॉकिंग का। ये क्या करता है, लॉल है, उस बॉल पे क्या होता है कि हम लोग अगर रस्सी को जो है अगर उस पर रैप करते हैं, तो रैप करने के बाद एक स्टेप आता है कि उस पर वो रस्सी जो है रुकती नहीं है, वो धीरे धीरे घिसक के नीचे चली जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसको हम लोग इस तरह से उंगली में हम लोग फंसा के रखते हैं। तो उसी तरह जब उंगली में फंसा के रखते हैं, तो क्या होता है कि वो उस पे पूरे बॉल पे जो है कवर किया रहता है। तो उसी प्रकार जो है उंगली हमारा जो वहां पे काम कर रहा है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम पे जो डीएनए रैप होता है, वो पूरा जो है लॉकिंग, जो इसके डीएनए को न्यूक्लियोसोम पे बनाए रखने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन काम करता है। ये क्या करता है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में H1 हिस्टोन प्रोटीन पड़ा रहता है, लिंकर जिसको बोलते हैं। ये लिंक करता है, न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर का काम करता है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट चीज यही है, H1 को लिंकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो न्यूक्लियोस, जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से अगला स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जो है H1 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होकर के, जब इनके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो इनके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में दो होते हैं। एक पहला जो फर्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम लोग कोई रोप में अगर हम लोग उसमें जगह जगह जो है उसमें गांठ मारते चले, तो एक बार जब ऐसे रोप को ऐसे स्मूथली ऐसे अगर टच करेंगे, तो क्या होगा कि उसमें देखेंगे जैसे पूरी स्मूथली नहीं जाएगा, जैसे रफ रहेगा। तो उसमें क्या होता है, जगह जगह हमें जो है उभार देखने को मिलता है। वो होता है, वो उसी प्रकार जब डीएनए की एक थ्रेड को अगर हम ले लें, जब न्यूक्लियोसोम का उस पे न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन जब उस पे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, तब अगर हम उस डीएनए को इस तरह से अगर हम करेंगे, तो क्या होगा, हमें पूरा स्मूथ नहीं मिलेगा, हमें जो है रफ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जगह जगह जो है न्यूक्लियोसोम उस पे अटैच्ड हुए हैं। तो इसको बोलते हैं बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, ये पहला लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ।
जब हम इसमें दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, देखिए जब सेकेंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे दो मॉडल होता है। पहला होता है सोलेनॉइड मॉडल, दूसरा होता है जिगजैग मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है कि स्टार्ट फ्रॉम वन स्ट्रैंड और स्टार्ट फ्रॉम टू स्ट्रैंड। इसको देखिए इसका मतलब क्या होता है। जो सोलेनॉइड मॉडल होता है इसमें क्या होता है कि एक जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड पूरे जो है न्यूक्लियोसोम को रैप करके जो है अपना स्ट्रक्चर जो है अपना अलग तरीके से जो है स्ट्रक्चर उस पर बनाता है। और जो सोलेनॉइड मॉडल होता है इसमें क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होते हैं पूरा न्यूक्लियोसोम को कवर करके अपना स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है 30 नैनोमीटर का बनता है, 30 नैनोमीटर का होता है। और बीट्स ऑन स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 10 नैनोमीटर का होता है। किसी किसी बुक में 11 नैनोमीटर दिया रहता है। ठीक, तो इतना चीज याद रखिएगा। और ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज और एक देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए जब हिस्टोन प्रोटीन के हम लोग हिस्टोन प्रोटीन पे जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है लेफ्ट हैंडेड ये जो है रैप होता है। ठीक, लेफ्ट हैंडेड इसका रैपिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन पे। याद रखिएगा जब एक हिस्टोन प्रोटीन पे अगर हम डीएनए की इस तरह से रैपिंग देखते हैं तो मोनोन्यूक्लियोसोम पे इसकी जो रैपिंग होती है वो होती है 200 बेस पेयर की। ठीक है, जब इसका क्वेश्चन देखिए आता है यहाँ से, जब इसका जो है न्यूक्लियोसोम से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक, थोड़ा सा जो है इसको ट्रिम किया जाता है, ट्रिम्ड न्यूक्लियोसोम इसको बोलते हैं, तो इस पे होता है इस तरह से हुआ, इस तरह से होता है, इस पे होता है 167 बेस पेयर, इसको बोलते हैं ट्रिम्ड न्यूक्लियोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। अब देखिए अगला क्या होता है, जब एक हम कोर न्यूक्लियोसोम पे कोर हिस्टोन पे अगर हम लोग देखें, कोर हिस्टोन प्रोटीन में मैंने बताया कोर हिस्टोन प्रोटीन में कौन से है H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये कोर हिस्टोन प्रोटीन पे जो डीएनए रैप होता है उसमें होता है 146 बेस पेयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि एक कोर हिस्टोन प्रोटीन में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर डीएनए रैप करते हैं। तो याद रखिएगा 146 बेस पेयर इस पे रैप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और दूसरी चीज लेफ्ट हैंडेड रैपिंग होती है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन में पार्टिसिपेट करने वाले अमीनो एसिड होते हैं बेसिक होते हैं, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इतनी चीज इस पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए इसमें जैसे अब हिस्टोन प्रोटीन का जब इसमें जो दो मॉडल, जैसे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम्स। देखिए यहाँ से जैसे ये अब नीट में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मेटाफेज क्रोमोसोम्स। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जब क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस हो जाए, हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाए। ठीक है, जब दो सिस्टर क्रोमैटिड बन जाए, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाए, तो ये स्टेज किस पे होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम्स पे होता है। देखिए मेटाफेज क्रोमोसोम्स पे लाने के लिए कुछ प्रोटीन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं SMC, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो होते हैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करते हैं देखिए इसके बारे में समझिए। जब हम यूकैरियोट के केस में देखते हैं,
तो यूकैरियोट के केस में एसएमसी जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, समझिएगा इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएमसी यूकैरियोट के केस में एसएमसी जो होता है ये दो टाइप का होता है, जिसमें दो होते हैं, कौन से, कोहेसिन और कंडेंसिन। कोहेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखिए जो ये स्ट्रैंड, जो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड देख रहे हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, अभी तो मैंने बीच में कुछ बनाया नहीं है, तो ये क्यों, कैसे जो है हम लोग इस तरह से जैसे स्ट्रक्चर बनता है, तो क्यों इसी फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे 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 तो हो सकता है, ऐसे तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए जो प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं वो ये दो प्रोटीन होते हैं, कोहेसिन और कंडेंसिन, ठीक है। कोहेसिन और कंडेंसिन प्रोटीन काम क्या करते हैं, ये जो है इसको कॉम्पैक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोहेसिन और कोहेसिन। इसके अगर जब एनाफेज स्टेज देखा है, जो उसमें क्रोमोसोम्स जब होते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेज प्रोटीन। तो ये क्या करता है, इसको क्लीव करता है, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रोमोसोम्स को कंपैक्ट करने में, ठीक है। अब इतनी चीजें तो रही इसके हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्पैक्शन के लिए। अब देखिए जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, जब हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जब हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है देखिए, जब हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो हिस्टोन एक प्रोटीन है, वो बनेगा किससे, जीन से ही बनेगा। जीन से जब उसकी प्रोटीन, जब वो हिस्टोन प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है, तो क्या होता है कि, अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो यस फेज में होती है। सेल साइकिल के इंटरफेज के यस फेज में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, देखिए हिस्टोन प्रोटीन, इसको थोड़ा सा बताना जरूरी था। प्रोटीन जो है दो टाइप्स के थे, एक था हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन के बारे में तो हम लोग बात कर लिए। एक देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो है यस फेज में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक। और ये किसमें होते हैं, ये थ्रू आउट द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल के किसी भी स्टेप में सिंथेसाइज होते हैं। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, जैसे कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन जो इन सब अलग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं थ्रू आउट द सेल साइकिल जो है सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन ओनली एंड ओनली यस फेज में ही सिंथेसाइज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। मैं इसको बताना थोड़ा सा वहां पे बताना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यस फेज में होता है। अब देखिए जो चीज मैं बता रहा था, इसमें क्या हमें बताना जरूरी था। देखिए जब हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद इसको कोई ऐसा तो इसके पास जो है सिग्नल नहीं रहता है कि नहीं ये डीएनए को रिकॉग्नाइज कर लेगा कि डीएनए जाकर बाइंड करना है इसको तो कोई ऐसा वहां पे गाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसको गाइड करने के लिए जो है कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन चैपेरॉन, जिसमें एक है एंटी साइलेंसिंग फैक्टर नंबर 1, ये हिस्टोन चैपेरॉन होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करता है कि ये जो है ये इसका काम होता है कि ये हिस्टोन प्रोटीन को गाइड करता है डीएनए पे ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी इसमें जैसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे क्रोमैटिन असेंबली फैक्टर है, क्रोमैटिन असेंबली फैक्टर 1, इसको क्या बोलते हैं, CAF1,
ठीक है, ASF1, CAF1, तो ये सब कुछ हिस्टोन प्रोटीन है जो क्या करते हैं, गाइड का काम करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन को लेके जाएंगे डीएनए के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं। अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, कोर हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4, अब ये हिस्टोन प्रोटीन का जो है जो अरेंज मतलब जो डीएनए पे जो एडिशन होता है सबसे पहले कौन करता है, तो मेजर प्रोबेबिलिटी ये देखी गई है कि H3 और H4 का जो एडिशन होता है पहले होता है, उसके बाद में H2A और H2B आते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन पूछता नहीं है, जैसे नीट की वगैरह की बात करें तो अगर इन चांस अगर बाय द वे अगर कभी ऐसा पूछता है तो फिर इसको थोड़ा सा जानना जो है जरूरी रहेगा। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, अब इतनी चीजें जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो अब इसका हम लोग को ये भी जानना जरूरी होगा कि हिस्टोन प्रोटीन का एडवांटेज क्या है। अगर जब डीएनए पैक हो गया तो डीएनए के पैक होने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि डीएनए को पैक करके रख दिया गया तो बॉक्स में बंद कर दिया गया, ऐसा तो होता नहीं है। जब डीएनए को एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बंद कर दिया गया, फिर उसको जो है फिर तो उसको ओपन भी तो करना पड़ता है। ओपन करने के लिए, ठीक है, ओपन करने के लिए एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। वो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आए हैं। जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होते हैं हिस्टोन पे भी अलग अलग होते हैं और डीएनए में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए में कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, हिस्टोन का अलग, डीएनए का अलग। अब ये मॉडिफिकेशन किया क्यों जाता है, जब इस मॉडिफिकेशन, जब हिस्टोन का मॉडिफिकेशन किया जाता है तो हिस्टोन का डीएनए के बीच में अट्रैक्शन जो होता है या इंटरेक्शन जो होता है वीक होता है। जब वो वीक होगा तब डीएनए धीरे धीरे क्या होगा, ओपन होगा। जब डीएनए ओपन होगा तब क्या होता है, ढेर सारी जो मशीनरी, रिप्लिकेटिंग मशीनरी, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो होती है तब डीएनए बाइंड करती है और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन प्रोसेस जो होना होता है वो फिर स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होता है, सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन किस पे होता है, लाइसिन अमाइनो एसिड्स पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब देखिए जो इसका जो मॉडिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसिटाइलेशन, लाइसिन और मेथाइलेशन, दूसरा स्टेप क्या है, मेथाइलेशन, लाइसिन और आर्जिनिन पे होता है। दूसरा स्टेप जो है लाइसिन और आर्जिनिन पे होता है। मेथाइलेशन के बाद फिर आता है क्या, यूबीक्यूटेनाइजेशन, यूबीक्यूटिनाइजेशन, इसकी किस पे होता है, लाइसिन पे होता है। ठीक, फिर इसके बाद में आता है क्या, एडीपी राइबोसाइलेशन। एडीपी राइबोसाइलेशन किस पे होता है, ग्लूटामिक एसिड पे होता है, ग्लूटामिक एसिड पे होता है। ठीक, फिर आता है सुमोइलेशन, ये किस पे होता है बता रहा हूँ, इस पे सब बारी बारी से बता रहा हूँ क्या होता है। इसमें सुमोइलेशन किस पे होता है, लाइसिन अमाइनो एसिड्स पे होता है। ठीक, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, यूबीक्यूटिनाइजेशन। अब फॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। सेरीन एंड थ्रियोनिन अमाइनो एसिड्स पे होते हैं, ये चीज याद कर लीजिएगा। फॉस्फोराइलेशन, सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड्स पे। फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन पे एक डीएनए, सॉरी इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन पे डीएनए इस तरह से है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हिस्टोन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हिस्टोन जो टेल होता है, हिस्टोन हर एक हिस्टोन का जो है जिस तरह ऐसे टेल होता है इस तरह से, तो इस टेल पे क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उस अमाइनो एसिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे मॉडिफिकेशन होता है तो डीएनए का हिस्टोन से इंटरेक्शन कम होगा, डीएनए धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। देखिए डीएसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है किस पे, लाइसिन अमाइनो एसिड्स पे। मेथाइलेशन क्या होता है, मेथाइल ग्रुप लाइसिन और आर्जिनिन पे। यूबीक्यूटिनाइजेशन क्या होता है, यूबीक्यूटिनाइजेशन एक प्रोसेस है, यूबीक्यूटिनाइजेशन एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, UB1, UB2, UB3। ठीक है, तो यूबीक्यूटिनाइड प्रोटीन होती है, ये जो है बॉडी में डिग्रेडेबल नहीं होती है। ठीक है,
ये केवल प्रोटीन को डिग्रेड कराने में पार्टिसिपेट करती हैं, तो लाइसिन अमाइनो एसिड्स को देख के जाकर के टारगेट बनाती हैं। और एडीपी राइबोसाइलेशन का एडिशन होगा ग्लूटामिक अमाइनो एसिड्स पे। क्वेश्चन ये वाला आया है। सुमाइलेशन क्या होता है? सुमाइलेशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म है। सुमाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑन विच अमाइनो एसिड, दैट इज लाइसिन। ठीक है, लाइसिन अमाइनो एसिड्स पे जब एडिशन होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का, उसको बोलते हैं सुमाइलेशन। तो एक कोवैलेंट मॉडिफिकेशन क्या पार्टिसिपेट, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? ये डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से ओपन कराते हैं। ओपन कराने के बाद क्या होता है? ओपन कराने के बाद डीएनए जो होता है रिप्लिकेट और ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। और वीडियो समझ आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कोई क्वेरीज है, जो भी कोई क्वेश्चन है, उसको कमेंट बॉक्स में दें। ठीक, दूसरी चीज ये है कि जो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वो सब सारी चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और हर एक टॉपिक, अब हर एक वीडियो, हर एक जो है टॉपिक, इसका इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, ओके।